हेलो फ्रेंड, मैं वरुण सिंह और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डॉट डिस्ट्रॉयर पे। फ्रेंड्स, ये हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन मेड इजी सीरीज़ चल रहा है और मैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूं। और जैसा कि मैंने इससे पहले वाले वीडियो में फेडरल सिस्टम को बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया था, तो होप करता हूं वो वीडियो आप लोगों ने देखा होगा। और उस वीडियो में मैंने ये बोला था कि मैं अगला वीडियो डिफरेंसेस के ऊपर बनाऊंगा, जो फेडरल गवर्नमेंट और यूनिटरी गवर्नमेंट में जो डिफरेंसेस हैं, जो उनके मेरिट्स में डिफरेंस है, उनके बारे में मैं अगला वीडियो लेके आऊँगा आप लोगों के सामने। तो मैं इस वीडियो में आपको डिफरेंसेस पढ़ाऊँगा जो फेडरल गवर्नमेंट और यूनिटरी गवर्नमेंट के बारे में जो डिफरेंसेस है, जो उनके मेरिट्स में डिफरेंस है, वो डिस्कस करूँगा आज। ठीक है, तो फेडरल सिस्टम को मैंने पिछले वीडियो में बहुत अच्छी तरह से समझाया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाइए, मेरे चैनल के पेज पे जाइए, उस वीडियो को देखिए। उसके बाद इस वीडियो को आप देखेंगे तो चीज़ें ज़्यादा आसानी से समझ में आएगी और बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगी। ठीक है, तो मैं डिफरेंसेस स्टार्ट करता हूँ। देखिए, जो फेडरल गवर्नमेंट है उसमें मैंने बताया था कि फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम में जो गवर्नमेंट होती है वो डुअल गवर्नमेंट होती है। कहने का मतलब क्या, सेंट्रल लेवल पे भी एक गवर्नमेंट होती है और स्टेट लेवल पे भी एक गवर्नमेंट होती है। यानी दो तरह की गवर्नमेंट होती है, एक सेंट्रल लेवल पे और एक स्टेट लेवल पे। और दोनों अपना पावर कहाँ से डिराइव करते हैं? दोनों अपना पावर कॉन्स्टिट्यूशन से ही डिराइव करते हैं। यानी फेडरल सिस्टम में सेंटर और स्टेट के बीच हमको डिवीज़न ऑफ पावर देखने को मिलता है। यह मैंने पिछले वीडियो में बताया। यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या है कि वहाँ सिंगल गवर्नमेंट हमको देखने को मिलता है। सिंगल गवर्नमेंट कहने का मतलब सिर्फ वहाँ पे हमें सेंट्रल गवर्नमेंट देखने को मिलती है, वहाँ स्टेट गवर्नमेंट नहीं होती, क्योंकि वहाँ स्टेट का एग्जिस्टेंस ही नहीं होता। तो वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट ही हमको देखने को मिलती है और सेंट्रल गवर्नमेंट ही ज़्यादा पावरफुल होती है। वहाँ भी स्टेट बनाई जाती हैं, लेकिन स्टेट को ऑटोनॉमी नहीं दिया जाता, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत काम करती है। उनके पास जो पावर होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं मिलता है। यानी यूनिटरी सिस्टम में जो स्टेट्स के पास पावर होते हैं ना, वो कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव नहीं करती, वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपना पावर को डाइल्यूट करके स्टेट गवर्नमेंट को देती है। इसका मतलब क्या है कि वहाँ सिंगल गवर्नमेंट काम करती है सेंट्रल लेवल पे। यह पहला डिफरेंस था। दूसरा, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का होना ज़रूरी है फेडरल सिस्टम में। जैसा कि मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्यों होना ज़रूरी है, ताकि सारे प्रोविज़न साफ साफ लिखे रहें और सेंटर और स्टेट के बीच कन्फ्लिक्ट जब भी आए तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कन्फ्लिक्ट दूर हो जाए। यहाँ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, कोई कंपल्सन नहीं है कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना ही चाहिए। लेकिन फेडरल सिस्टम में कंपल्सन है कि कॉन्स्टिट्यूशन रिटन होना चाहिए। अब यहाँ कंपल्सन क्यों नहीं है? यहाँ कंपल्सन इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ स्टेट गवर्नमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करती। अगर एग्जिस्ट भी करती है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत काम करती है, तो कन्फ्लिक्ट होने के चांसेस है ही नहीं। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन का रिटन होना या अनरिटन होना कोई कंपल्सन नहीं डालता है यूनिटरी सिस्टम में। जैसे फ्रांस में यूनिटरी सिस्टम से काम करता है फ्रांस, और वहाँ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। वहीं ब्रिटेन भी यूनिटरी सिस्टम से काम करता है, पर वहाँ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, वहाँ अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। राइट। उसके बाद मैंने बताया था डिवीज़न ऑफ पावर। फेडरल सिस्टम में हमको देखने को मिलता है कि पावर को डिवाइड कर दिया गया है सेंटर और स्टेट के बीच। जैसा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखें तो 7th शेड्यूल में डिवीज़न ऑफ पावर आपको देखने को मिलेगा, जहां आपको देखने को मिलेगा यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। यानी यूनियन के सब्जेक्ट अलग कर दिए गए हैं, स्टेट के सब्जेक्ट अलग कर दिए गए हैं, और कंकरेंट लिस्ट ऐसा लिस्ट है जहाँ दोनों कोई कानून बना सकते हैं। सेंटर भी कानून बना सकता है और स्टेट भी कानून बना सकता है, लेकिन दोनों एक ही सब्जेक्ट पे कानून बनाएंगे तो उस केस में क्या होगा, सेंटर का कानून ही प्रिवेल करेगा। यानी यहाँ हमको डिवीज़न ऑफ पावर साफ साफ देखने को मिलता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और यहाँ कोई डिवीज़न ऑफ पावर देखने को नहीं मिलता, क्योंकि पावर को डिवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं है यूनिटरी सिस्टम में। क्यों? क्योंकि सारा पावर सेंटर के पास होता है। कॉन्स्टिट्यूशन से पावर डिराइव करती है सेंटर और फिर अपना पावर को डाइल्यूट करके स्टेट को देती है, तो वहाँ डिवीज़न ऑफ पावर होना ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ नो डिवीज़न ऑफ पावर, यहाँ पावर का डिवीज़न नहीं होता। तीसरा, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरल सिस्टम में कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम होना ज़रूरी है, तभी फेडरल प्रिंसिपल काम कर पाएगा। अगर कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम नहीं है तो उस केस में क्या होगा, न सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन को समझेगी, न स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन को समझेगी, और वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम ही नहीं करेगी। जब ऐसा होगा कि न सेंट्रल गवर्नमेंट न स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम कर रही है, तो दोनों के बीच काफ़ी कन्फ्लिक्ट आएंगे। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन का सुप्रीम होना ज़रूरी है कि दोनों गवर्नमेंट
अपने अपने क्षेत्र में कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही काम करें। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन का सुप्रीम होना यहाँ ज़रूरी है। यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम हो भी सकता है, सुप्रीम नहीं भी हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल, जापान का कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, लेकिन वहीं ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन जो यूनिटरी फॉर्म पे काम करती है वो सुप्रीम नहीं है, वहाँ की पार्लियामेंट सुप्रीम है। ठीक है, तो यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन का सुप्रीम होना या ना होना बात बराबर है, क्योंकि वहाँ एक ही गवर्नमेंट लाई करती है, तो कन्फ्लिक्ट होने के चांसेस कम है। ठीक है, यहाँ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन का होना ज़रूरी है। कॉन्स्टिट्यूशन का रिजिड होना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को आसानी से अमेंड ना किया जा सके। नहीं तो ऐसा होने से क्या होगा, अगर कॉन्स्टिट्यूशन आराम से अमेंड करने का पावर मिल जाएगा सेंटर को, तो वो कोई भी चीज़ अमेंड करके स्टेट गवर्नमेंट को अपने कंट्रोल में लाने का कोशिश करेगी। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन का रिजिड होना यहाँ ज़रूरी है। यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे अगर फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है और वो भी यूनिटरी सिस्टम पे काम करती है। वही ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी फ्लेक्सिबल है और वो भी यूनिटरी सिस्टम पे काम करती है। तो यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड हो या फ्लेक्सिबल हो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वहाँ गवर्नमेंट क्या है, सिंगल गवर्नमेंट पाई जाती है, तो कन्फ्लिक्ट होगा ही नहीं। तो कॉन्स्टिट्यूशन का सुप्रीम होना ना होना बात बराबर है। ठीक है, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, अगर सेंटर और स्टेट के बीच कभी कन्फ्लिक्ट होता है तो एक ऐसी सुप्रीम बॉडी होनी चाहिए जो दोनों के कन्फ्लिक्ट को दूर करे। जहां सेंटर के पास अपना पावर है, स्टेट के पास अपना पावर है, दोनों अपने अपने क्षेत्र में काम कर रही है, लेकिन दोनों के काम करने के तरीके में कभी कन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो उस कन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए एक हायर सुप्रीम बॉडी होनी चाहिए जो दोनों के बीच कन्फ्लिक्ट को दूर करे। इसलिए यहाँ जुडिशियरी का सुप्रीम होना ज़रूरी है, इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है। ताकि इंडिपेंडेंट होना क्यों ज़रूरी है? ताकि वो किसी के पक्ष में झुककर डिसीजन न दे, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी और स्टेट गवर्नमेंट को भी पार में देखे। ठीक है, दोनों को बराबर तरीके से देखे और अपना डिसीजन अकॉर्डिंगली दे। यहाँ जुडिशियरी इंडिपेंडेंट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। क्लियर है? समझ ही रहेंगे क्यों इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वहाँ दो गवर्नमेंट है ही नहीं, कन्फ्लिक्ट के चांसेस हैं ही नहीं। तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी का होना ज़रूरी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। बाई कैमरल लेजिस्लेचर, यहाँ बाई कैमरल लेजिस्लेचर का होना ज़रूरी है, क्योंकि स्टेट को भी रिप्रेजेंटेशन चाहिए, चाहिए सेंटर पे। तो यहाँ बाई कैमरल लेजिस्लेचर का होना ज़रूरी है। जैसे इंडिया की बात करें तो राज्यसभा, यहाँ स्टेट का रिप्रेजेंटेशन है, और अगर अमेरिका की बात करें तो सीनेट में स्टेट का रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, यहाँ बाई कैमरल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। ठीक है, हाउस ऑफ कॉमन एंड लॉर्ड्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। ठीक है, अपर हाउस है हाउस ऑफ लॉर्ड्स और लोअर हाउस है क्या, हाउस ऑफ कॉमन्स। वहीं अगर चाइना की बात करें तो वहाँ यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है, यानी सिंगल हाउस है। ठीक है, तो यहाँ बाई कैमरल भी हो सकता है और यूनिकैमरल भी हो सकता है। तो ये सारे पॉइंट्स डिफरेंसेस थे फेडरल गवर्नमेंट और यूनिटरी गवर्नमेंट के बीच में। क्लियर है? इस पॉइंट्स को मैंने बहुत ही शॉर्ट में समझाया, क्योंकि पिछले वाले वीडियो में मैंने बहुत ही डिटेल में समझाया फेडरल सिस्टम को। अगर आप एक बार फेडरल सिस्टम को डिटेल में समझ जाइएगा तो यूनिटरी सिस्टम का डिफरेंस और फेडरल सिस्टम का डिफरेंस आप आसानी से समझ सकते हैं। इसलिए मैंने इसको बहुत ही शॉर्ट रखा है, ताकि आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। एक फॉर्मेलिटी था कि हमको डिफरेंसेस बताने हैं, तो मैंने उस फॉर्मेलिटी को पूरा करते हुए आप लोगों को डिफरेंसेस बताया। अब बात करते हैं इंडिया के फेडरल सिस्टम में। बहुत सारे ऐसे क्रिटिक्स हैं जो इंडियन फेडरल सिस्टम को ट्रू फेडरल नहीं बोलते, और बात सही भी है अगर एक नज़रिए से देखा जाए तो, है ना। इंडिया का जो फेडरल सिस्टम है वो ट्रू फेडरल सिस्टम नहीं है जैसे अमेरिका का है। तो अमेरिका का फेडरल सिस्टम से इंडिया का फेडरल सिस्टम बहुत ही कुछ ज़्यादा डिफरेंसेस हैं दोनों के बीच। ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी एसआर बॉम्बे केस में बोला कि ये जो फेडरल पॉलिटी है इंडिया का, वो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का। यानी सुप्रीम कोर्ट भी ये मानती है कि इंडिया का फेडरल सिस्टम, इंडिया फेडरल सिस्टम पे काम करता है। और एसआर बॉम्बे केस में वर्डिक्ट देते हुए उन्होंने बोला था कि फेडरल सिस्टम ऑफ इंडिया कम्स अंडर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब देखिए अलग अलग क्रिटिक्स ने क्या बोला है इंडिया के फेडरल सिस्टम के बारे में। कुछ लोगों ने सपोर्ट किया, कुछ लोगों ने इंडिया के फेडरल सिस्टम को सपोर्ट नहीं किया। जैसे अगर केशी वेयर का बात करें तो उन्होंने इंडियन फेडरल सिस्टम को क्वाजी फेडरल बोला है। क्वाजी फेडरल मतलब आधा फेडरल आधा यूनिटरी, यानी दोनों के बीच का फेडरल सिस्टम है इंडिया का।
केसी वेयर ने बोला कि इंडिया का फेडरल सिस्टम क्वाजी फेडरल है, आधा यूनिटरी आधा फेडरल। अब ऐसा क्यों बोला, उसके पीछे बहुत सारा रीज़न है, बहुत सारा कॉन्स्टिट्यूशन के ऐसे प्रोविज़न है जो इंडिया को एक तरफ फेडरल बनाते हैं तो दूसरी तरफ यूनिटरी बनाते हैं। एक तरफ फेडरल सिस्टम काम करता है तो दूसरी तरफ हमको देखने को मिलता है कि पावर्स का सेंट्रलाइजेशन है यूनियन की तरफ, ठीक है, सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी देखने को मिलती है इंडिया में। इसलिए उन्होंने इंडिया के फेडरल सिस्टम को क्या बोला, क्वाजी फेडरल नेचर का है इंडिया का फेडरल सिस्टम। आगे के लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि कौन से ऐसे प्रोविज़न है कॉन्स्टिट्यूशन के जो इंडिया को फेडरल बनाता है और कौन से ऐसे कई प्रोविज़न है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो इंडिया को क्या बनाता है, यूनिटरी बायस का बनाता है, ठीक है, सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी दिखाता है, ठीक है। तो वो सारे प्रोविज़न पे हम लोग आएंगे कॉन्स्टिट्यूशन के अपने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अब देखिए मॉरिस जोन्स ने क्या बोला कि इंडिया का जो फेडरल सिस्टम है ना वो बार्गेनिंग फेडरल सिस्टम है। क्या है, बार्गेनिंग फेडरलिज्म है इंडिया का फेडरल सिस्टम, ठीक है। यानी स्टेट को बार्गेन करना पड़ता है सेंटर से, जैसे सेंटर से ग्रांट मांगने के लिए स्टेट बार्गेन करती है, क्योंकि सेंटर हमेशा हर साल क्या देता है, स्टेट्स को ग्रांट्स देता है, और ग्रांट्स के लिए स्टेट्स हमेशा बार्गेन करती है सेंटर के पास। तो कहीं ना कहीं जो स्टेट का है वो झुकाव हो जाता है सेंटर की तरफ, यानी सेंटर का बात मानना कभी ना कभी स्टेट के लिए कंपल्सन बन जाता है, क्योंकि वो अगर ऐसा नहीं करेगी तो सेंटर ग्रांट्स देने में आनाकानी करेगी। इसलिए बोला गया कि इंडिया का जो फेडरल सिस्टम है, मॉरिस जोन्स ने बोला कि वो बार्गेनिंग फेडरल सिस्टम है, बार्गेनिंग फेडरलिज्म है, ठीक है। वहीं एलेक्जेंडरोविच ने बोला कि इंडिया का फेडरल सिस्टम सू जेनरिस है। सू जेनरिस कहने का मतलब क्या है, ऑफ इट्स ओन टाइप, अपने तरह का फेडरेशन है इंडिया, ठीक है। भले वो यूएसए की तरह नहीं है, यूएसए के फेडरल सिस्टम की तरह नहीं है, लेकिन इंडिया का जो फेडरल सिस्टम है ना वो अपने तरह का फेडरल सिस्टम है, एक यूनिक फेडरल सिस्टम है इंडिया का, ठीक है। किसने बोला, एलेक्जेंडरोविच ने बोला, ठीक है। गैरेविलियम ऑस्टिन ने बोला कि इंडिया का फेडरल सिस्टम क्या है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, यानी स्टेट और सेंटर आपस में कोऑपरेशन के साथ काम करते हैं, और इंडिया का फेडरल सिस्टम इसी तरह का है कि सेंटर और स्टेट दोनों कोऑपरेटिव होकर काम करते हैं, दोनों एक दूसरे के कोऑपरेशन में काम करते हैं। तो ये सारे चीज़ इंडिया के फेडरल सिस्टम के बारे में बोला गया है। अब डॉक्टर BR अम्बेडकर क्या बोलते हैं इंडियन फेडरल सिस्टम के बारे में। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भारत के फेडरल सिस्टम के बारे में बोला तो उन्होंने किस पॉइंट्स को रखा, चलिए उस पॉइंट्स को समझने का कोशिश करते हैं कि कौन सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो डॉक्टर BR अम्बेडकर का कहना था इंडियन फेडरल सिस्टम के बारे में। देखिए डॉक्टर BR अम्बेडकर ने बोला भले ही इंडिया का फेडरल सिस्टम एक टाइट मोल्ड में नहीं बंधा हुआ है, एक टाइट मोल्ड फेडरल सिस्टम नहीं है, लेकिन इंडिया का फेडरल सिस्टम ऐसा फेडरल सिस्टम है जो ज़रूरत के अनुसार खुद को बदल लेता है, जो ज़रूरत के अनुसार खुद को बदलता है। देखिए कैसे बदलता है। ऐसे तो इंडिया फेडरल सिस्टम पे काम करता है, फेडरल सिस्टम पे काम करता है, ठीक है, जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट के बीच डिवीज़न, पावर का डिवीज़न है। ऐसे तो फेडरल सिस्टम पे काम करता है, लेकिन कभी कभी ऐसे सिचुएशन आते हैं जब इंडिया का फेडरल सिस्टम कन्वर्ट हो जाता है अपने आप क्या चीज़ में, यूनिटरी सिस्टम में, यूनिटरी सिस्टम में, ठीक है। ऐसे सिचुएशन, अब ऐसे सिचुएशन क्या है, ऐसा सिचुएशन क्या है, ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी के समय क्या होता है, इंडिया का जो फेडरल सिस्टम है वो खुद ब खुद चेंज हो जाता है यूनिटरी सिस्टम में। ऐसा क्या होता है नेशनल इमरजेंसी के दौरान कि फेडरल सिस्टम यूनिटरी सिस्टम में चेंज हो जाता है। तो ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी जो यूनियन है यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको पावर मिल जाता है स्टेट लिस्ट में लेजिस्लेट करने का, यानी अब स्टेट लिस्ट के अंदर जितने सब्जेक्ट है उस पर यूनियन क्या कर सकती है, कानून बना सकती है। तो देखिए किस तरह से स्टेट का पावर कम हो जाता है ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, और इंडिया का फेडरल सिस्टम खुद ब खुद यूनिटरी सिस्टम में कन्वर्ट हो जाता है, यानी यूनियन उस समय सबसे ज़्यादा पावरफुल हो जाता है और स्टेट के पास पावर्स रहते ही नहीं हैं। लेकिन ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत सारे बच्चे को कन्फ्यूज़न होता है कि नेशनल इमरजेंसी के दौरान अगर नेशनल इमरजेंसी लगा है उसके दौरान क्या होता है, यूनियन स्टेट लिस्ट पे लेजिस्लेट कर सकती है, स्टेट लिस्ट के
सब्जेक्ट पे, स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे लेजिस्लेट कर सकती है कौन? यूनियन गवर्नमेंट। लेकिन साथ ही साथ स्टेट भी अपने स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे लेजिस्लेट कर सकता है, यानी दोनों के पास कंकरेंस पावर आ जाती है स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे लेजिस्लेट करने के लिए, लॉ बनाने के लिए। उस समय ऐसा नहीं होता कि स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे लॉ नहीं बना सकती, नहीं, दोनों बना सकती है, यूनियन भी बना सकती है और स्टेट भी बना सकती है, ठीक है। लेकिन नॉर्मल सिचुएशन में क्या होता है, स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे सिर्फ स्टेट कानून बना सकती है, यूनियन कानून नहीं बना सकता, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर कानून नहीं बना सकती। लेकिन ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी स्टेट लिस्ट पे स्टेट भी कानून बना सकता है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी स्टेट लिस्ट पे लेजिस्लेट कर सकती है। लेकिन दोनों के बीच अगर कन्फ्लिक्ट होता है तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का ही कानून, लॉ क्या हो जाएगा? प्रिवेल कर जाएगा, ठीक है। तो ये होता है ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। तो उन्होंने बोला, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने, कि हमारा जो फेडरल सिस्टम है ना वो यूनिक है, वो अमेरिका से अलग है। और अलग क्यों है? क्योंकि ऐसा एबनॉर्मल सिचुएशन में, एबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस में क्या होता है, हमारा फेडरल सिस्टम खुद ब खुद यूनिटरी सिस्टम में कन्वर्ट हो जाता है, ताकि देश की अखंडता को बचा सके, देश की यूनिटी को बचा सके और हमारे देश को बचा सके। इसके लिए यह सिस्टम हम लोगों ने डाला है, ठीक है। और उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि फेडरल सिस्टम का जो मेन पॉइंट है वो क्या है? फेडरल सिस्टम में एग्जीक्यूटिव पावर और लेजिस्लेटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर और लेजिस्लेटिव पावर का डिवीज़न होता है किसके किसके बीच? सेपरेट डिवीज़न होता है किसके किसके बीच? सेंटर के बीच और स्टेट के बीच। यानी एग्जीक्यूटिव पावर सेंटर का अलग होगा, लेजिस्लेटिव पावर सेंटर का अलग होगा, और वो पूरी तरह से डिवाइडेड होगा किससे? स्टेट के एग्जीक्यूटिव पावर से और स्टेट के लेजिस्लेटिव पावर से। यानी स्टेट का लेजिस्लेटिव पावर कहने का मतलब क्या है? जो स्टेट के पास हक है कानून बनाने का, वो स्टेट के पास ही रहेगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं चला जाएगा। और जो स्टेट का एग्जीक्यूट करने का पावर है वो स्टेट के पास ही रहेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं चला जाएगा। यानी दोनों के बीच जो पावर है उसके बीच में एक लकीर खींची होगी, यानी स्टेट का एग्जीक्यूटिव पावर अलग होगा, सेंटर का एग्जीक्यूटिव पावर अलग होगा, स्टेट का लेजिस्लेटिव पावर अलग होगा और सेंटर का लेजिस्लेटिव पावर अलग होगा। और यही बेसिक चीज़ है, बेसिक पॉइंट है जो एक फेडरल सिस्टम को डिनोट करता है, ठीक है। तो उन्होंने फेडरल सिस्टम के बारे में ये बोला। और क्या बात कही गई इंडिया के फेडरल सिस्टम के बारे में? इंडिया के फेडरल सिस्टम के बारे में ये बोला गया कि भले ही सेंटर के पास ज़्यादा पावर है, सेंटर के पास ज़्यादा पावर है, लेकिन स्टेट सेंटर के नीचे काम नहीं करता। स्टेट का भी अपना खुद का एग्जिस्टेंस है, स्टेट के पास भी खुद का अपना पावर है। भले ही सेंटर के पास ज़्यादा पावर दी गई है, लेकिन एक स्टेट का भी एग्जिस्टेंस क्या है? क्लियर है? अब देखिए, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं एक फैमिली है, ठीक है। फैमिली में पेरेंट्स हैं, ठीक है। अब पेरेंट्स के दो बच्चे हैं, एक है ए और एक है बी। दो बच्चे हैं, एक ए और एक बी। ए जो है वो एल्डर सन है और बी जो है वो यंगर सन है, छोटा बेटा है। अब देखिए, पेरेंट्स ने कुछ पावर डिवाइड किए हैं ए और बी के बीच। जैसे अगर घर से बाहर बाजार जाना होगा तो ए जाएगा, ठीक है। घर का कोई काम देखना होगा तो ए देखेगा, बी सिर्फ पढ़ाई करेगा और अपना ख्याल रखेगा, ठीक है। पढ़ाई करेगा और अपना ख्याल रखेगा और घर के छोटे छोटे काम करेगा बी, लेकिन सारे बड़े बड़े काम कौन करेगा? ए। ऐसा क्यों? क्या पेरेंट्स चाहते हैं दोनों बच्चे के बीच डिफरेंस क्रिएट करना? नहीं, पेरेंट्स कभी ये नहीं चाहते कि दो बच्चे के बीच डिफरेंस क्रिएट हो। बी को ए के अंडर नहीं रखना चाहते। ए को ज़्यादा पावर उन्होंने इसलिए दिया है क्योंकि ए के पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है, वो बड़ा है और उसको एक्सपीरियंस ज़्यादा है, इसलिए ए को ज़्यादा पावर दी गई है। इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि बी के पास पावर कम है तो बी ए के सब्सिडरी काम करेगा, नहीं। ठीक उसी तरह सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर दी गई है। यानी यूनियन लिस्ट में ज़्यादा सब्जेक्ट किसको दिए गए हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट को दिए गए हैं।
वही स्टेट लिस्ट को देखिएगा तो स्टेट लिस्ट के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट से कम सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो ज़्यादा सब्जेक्ट देने का अर्थ बिल्कुल भी ये नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सेंटर के अंतर्गत काम करेगी, नहीं। स्टेट का भी अपना ऑटोनॉमी है, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट भी क्या है, संप्रभु है, और सेंट्रल गवर्नमेंट भी क्या है, संप्रभु है, सोवरेन नेचर का है दोनों, ठीक है। तो इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं समझना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर है तो स्टेट उसके अंदर काम करेगी, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। क्योंकि स्टेट भी अपने लिए कानून बना सकती है, स्टेट लिस्ट के अंदर जितने सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट पे कानून बना सकती है और एक्सक्लूसिवली कानून बना सकती है, सेंटर उस पर इंटरफेयर नहीं कर सकता। उसी तरह यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट है उस पर यूनियन ही कानून बना सकती है, स्टेट उस पर इंटरफेयर नहीं कर सकता। तो ये सारी बातें कही गई थी इंडियन फेडरल सिस्टम के बारे में, क्लियर है। अब देखिए, हम लोग को बहुत बार ऐसा देखने को मिलेगा, जब कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को पढ़ेंगे तो बहुत बार ऐसा देखने को मिलेगा कि फेडरल सिस्टम बोलता कुछ और है और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविज़न कुछ और है। कहीं कहीं हमको फेडरल सिस्टम देखने को मिलता है इंडिया में, कहीं कहीं हमको यूनिटरी बायस देखने को मिलता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है और कौन कौन से ऐसे प्रोविज़न हैं जहाँ जहाँ हमको फेडरल सिस्टम देखने को मिलता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और कहाँ कौन कौन से ऐसे प्रोविज़न हैं जहाँ हमको यूनिटरी सिस्टम देखने को मिलता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है। तो ये सारे प्रोविज़न हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि हमारा देश कैसे फेडरल सिस्टम पे काम करता है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाता है कि हमारा देश यूनिटरी सिस्टम पे भी काम कर रहा होता है। तो कौन कौन से ऐसे प्रोविज़न हैं जो हमारे देश के फेडरल सिस्टम को यूनिक बनाते हैं, सबसे अलग बनाते हैं। यूएसए की बात करें तो यूएसए सबसे करीब माना जाता है फेडरल का। सबसे पुराना फेडरल सिस्टम अगर कहीं का है तो वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का है, 1787 का फेडरल सिस्टम है वहाँ का। लेकिन यूएसए का फेडरल सिस्टम और इंडिया के फेडरल सिस्टम में डिफरेंसेस है। वही डिफरेंसेस को हम लोग देखेंगे जब हम लोग अपना नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। उसमें हम लोग देखेंगे कौन कौन से प्रोविज़न हमारे कंट्री को फेडरल बनाते हैं और कौन कौन से प्रोविज़न हमारे कंट्री को यूनिटरी बनाते हैं। उसके बाद एक कंक्लूज़न ड्रॉ करेंगे और उसके बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए, खूब एंजॉय कीजिए वीडियो को, ठीक है। नमस्कार। और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, इससे मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं आप लोगों के लिए और मेहनत कर पाऊँगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।